शांताकारं भुजंगशयनं पद्मनाभं शेषं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिर्विज्ञानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। जय श्री राम मित्रों, मैं पंडित चंद्रकांत ओझा अपने YouTube चैनल पंडित ओझा बाबा ज्ञान मंदाकिनी में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। मित्रों, आज मैं पंडित ओझा बाबा अध्यात्म मंदाकिनी के प्रथम पुष्प के में आपका स्वागत करता हूँ। और थंबनेल में जैसा आपने देख लिया होगा कि ये चर्चा हम लोग मकर संक्रांति के ऊपर करेंगे। तो आइए हम चर्चा की शुरुआत करते हैं तुलसीदास जी के दोहे से। माघ मकर गत रवि जब होई, तीरथ पतहि आओ सब कोई। देव दनुज किन्नर नर श्रेणी, सादर मज्जहि सकल त्रिवेणी। तो इसका अर्थ है मित्रों कि माघ में जब सूर्य, माघ का महीना जो हमारे हिंदू सनातन संस्कृति में 12 महीने होते हैं, तो उसमें एक महीना माघ का होता है जो जनवरी के आसपास आता है। तो माघ में सूर्य 14-15 जनवरी के आसपास मकर राशि में प्रवेश करते हैं। तो तुलसीदास जी लिखते हैं कि माघ में जब सूर्य मकर राशि पर आते हैं। अब यहाँ पे उन्होंने एक कंडीशन रखी है, माघ का महीना और मकर राशि का सूर्य। तो माघ में जब सूर्य मकर राशि पर आते हैं तब सब लोग, जितने भी जन समूह हैं, सब लोग तीर्थराज प्रयाग में आते हैं। जो प्रयाग है, तीर्थराज प्रयाग है जिसकी महत्ता है, उसमें सब लोग आते हैं। और कौन कौन लोग आते हैं? उसमें देवता भी आते हैं, दैत्य भी आते हैं, किन्नर भी आते हैं, और मनुष्यों के अपार समूह सब आदर पूर्वक उस त्रिवेणी संगम में स्नान करते हैं। हमारे प्राचीन ऋषियों ने पृथ्वी के ऊपर सूर्य, चंद्रमा, नक्षत्रों के ऊर्जाओं का संबंध, पृथ्वी के सूर्य के चारों तरफ घूमने की गतियों, अपनी अक्ष पर घूमना और सूर्य के चारों तरफ घूमना, इन बातों को ध्यान में रखकर हमारे पर्व और त्योहारों का निर्धारण किया गया था। और इसमें सूर्य की जो है वो 3 ऋतुएं होती हैं। सूर्य की 3 ऋतुएं होती हैं, उनसे एक अयन बनता है और 2 अयन होते हैं। एक उत्तरायण होता है और एक दक्षिणायन होता है। एक अयन में 3 ऋतुएं होती हैं और दोनों अयन मिला के कुल 6 ऋतुएं होती हैं। और जो मकर में जो सूर्य का प्रवेश होता है उसे जो है उत्तरायण सूर्य भी कहते हैं। उसकी महत्ता उत्तरायण सूर्य के रूप में है। सभी लोग जो है मकर संक्रांति को उत्तरायण सूर्य के रूप में जानते हैं, क्योंकि हमारा 1 महीने का जो खर मास होता है, धनु राशि पे जब सूर्य होता है तब जो है मांगलिक कार्य स्थगित हो जाते हैं, कोई शुभ कार्य नहीं होते हैं। और जब सूर्य उत्तरायण होता है, जब मकर राशि पर आ जाता है, तो पुनः सारे मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं। और हमारे जो है एक भोजपुरी में कहावत भी थी उधर कि माघ से दिन बाघ, मतलब जो है जब माघ का महीना लगता है तो दिन बाघ, बाघ का मतलब मजबूत होने लगता है, दिन में तेजी आती है, सूर्य की किरणों में प्रखरता आती है। तो जो होता है दिन जो होता है वो बाघ की तरह मजबूत हो जाता है। तो माघ से दिन बाघ, तो ये जो प्रचलित कहावतें होती हैं वो अनुभवों के आधार पर जनश्रुतियां रहती हैं। तो माघ के महीने की बहुत ही महत्ता है हमारे भारतीय सनातन संस्कृति में। मित्रों, अब हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। ये जो वीडियो बनाने का उद्देश्य ये है कि अभी कुछ दिनों पहले भी मैं देखता था कि जो है हमारे जो भारतीय त्योहार हैं वो हमारे ऋषि मुनियों ने जो ज्योतिष के आधार पर, गणित और पंचांग के आधार पर उसको निर्धारित किया है। तो उनकी अपनी पद्धति जो है वो लौकिक व्यवहार पर आधारित है। जो गणना उन्होंने पृथ्वी के प्राणियों पे, खासकर अपने जो भारतीय जम्मू द्वीप में जो प्राणी है जो व्रत त्योहार मनाते हैं उनमें, और जो ग्रह नक्षत्रों का क्या, उनकी किरणों का क्या असर पड़ता है, उनकी गतियों का क्या असर पड़ता है, उसके आधार पर उन्होंने निर्धारित किए हैं। और क्या होता है कि आजकल कुछ लोग जो है वो जो ये लौकिक पक्ष है पंचांग का, और उसको जो है एक एग्जैक्ट पक्ष है कि भाई जैसे लोग क्या कर रहे हैं, आजकल मैंने कई वीडियो देखी, कह रहे हैं कि भाई मकर संक्रांति तो जो है 22 दिसंबर से शुरू हो जाती है, क्योंकि सायन में सूरज जो है वो मकर राशि पर जो है वो 22 दिसंबर को आ जाता है। लेकिन हम लोग
आपको यहाँ जो है वो 14 को मनाते हैं। तो वो क्या कर रहे हैं कि हमारे पर्व और त्योहारों में एक कंफ्यूजन की स्थिति पैदा कर रहे हैं। तो वो जो है ज्ञान तो नहीं है, क्योंकि ऋषियों का ज्ञान तो बहुत ज्यादा था, तो वो कुछ इधर उधर से पढ़ गए और अपनी विद्वता के कैसे मतलब कोई होता नहीं, कोई नई चीज खोजने को ऐसी चीज बता दे जिससे लोग चौंक जाएं। तो कहते हैं भाई तुम्हारा मकर संक्रांति तो जो है वो 22 दिसंबर से शुरू होता है, 14 से नहीं शुरू होता है। तो इस प्रकार से कुछ चीजें यूट्यूब पे चल रही हैं, या मैंने कई पुस्तकें भी देखी हैं नेट पे, उसका पीडीएफ भी मेरे पास है। तो उसमें वो लोग इस पे उसको एक मजाक का विषय बना रहे हैं कि मकर संक्रांति तो जो है भैया 22 दिसंबर से होती है और ये हिंदू लोग जो है वो गलत मना रहे हैं, उनको उसी दिन मनाना चाहिए। तो इस प्रकार से तो उन्हीं सब विषयों को मिला के हम लोग इस पे चर्चा करें। मित्रों, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, इसे रोटेशन कहते हैं, घूर्णन कहते हैं, और इसका समय 24 घंटे का होता है। तो जो अपने अक्ष पर घूमती है तो उससे क्या होते हैं, दिन और रात होती है। ठीक है, तो एक ये पक्ष हो गया पृथ्वी का। इसी घूर्णन के कारण कहीं दिन और कहीं रात होती है। तो ये घूर्णन होता है तो ऐसा लगता है कि यहाँ पे सूर्य निकल रहा है और यहाँ सूर्य डूब रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। वो पृथ्वी की गति के कारण जो है हमको ये दिन और रात होते हैं। तो कहीं पे दिन होती है और कहीं पे रात होती है। और इसी घूर्णन से जो हमको दिशाओं का ज्ञान होता है भाई कि सूरज पूर्व दिशा से निकल रहा है। हालांकि ऐसा नहीं कि वो पूर्व दिशा है, लेकिन चूंकि सूर्य जो है वो पूरब से निकल रहा है और पश्चिम में अस्त होता है, तो इसीलिए उस दिशा का नाम हम लोग कहते हैं भाई ये पूरब है, ये पश्चिम है। तो वो भी क्यों, दिशाएं कैसे बनती है, दिशाएं भी पृथ्वी के घूर्णन के कारण बनती है। ठीक है, तो ये देखिए एक पॉइंट आपको बताया है, क्योंकि और ये जो है मतलब पूरब और पश्चिम ऐसी दिशाएं केवल सूर्य जो है वो उदय अस्त होता है, लेकिन वो लगता है सूर्य कभी उदय अस्त नहीं होता, लेकिन पृथ्वी के घूर्णन के कारण जो है सूर्य को ऐसा लगता है कि सूर्य उदय हो रहा है और अस्त हो रहा है, तो पूरब से निकलता और पश्चिम में अस्त होता है। सूर्य की दूसरी गति क्या होती है, वो क्या करती है कि वो सूर्य के चारों तरफ भी एक अंडाकार पथ पे घूमती है। इसे रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ कहते हैं या पृथ्वी का परिक्रमण कहते हैं। पृथ्वी एक निश्चित अंडाकार पथ पर सूर्य की परिक्रमा करती है और इसे क्या कहते हैं, पृथ्वी की कक्षा कहलाते हैं। जो पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूमती है उसको हम पृथ्वी की ऑर्बिट कहते हैं, कक्षा कहते हैं। जैसे और भी ग्रह जो है चक्कर लगाते हैं तो उनको उन ग्रहों की ऑर्बिट कहते हैं, ऐसे ही हम पृथ्वी की ऑर्बिट कहते हैं। जब वो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है तो उसको हम पृथ्वी की ऑर्बिट कहते हैं। और ये जो है पृथ्वी जो है वो 365 दिन में सूर्य का एक पूरा चक्कर लगाती है। 365 दिन और 6 घंटे के आसपास ऐसा लगाती है, और इसे हम एक कैलेंडर ईयर कहते हैं। और पृथ्वी जब सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा करती है तो उसके कारण क्या होता है, मौसम में बदलाव होता है, ऋतुएं बदलती हैं। और जब तो क्या होता है कि और पृथ्वी जो है अपने अक्ष पे 23 डिग्री के आसपास झुकी हुई है ना, लट्टू की तरह। तो वो जो है 23 डिग्री झुकी हुई है, तो अपने अक्ष पे झुकी हुई है। तो इस कारण क्या होता है कि 23.5 डिग्री है करीब, तो इसके कारण क्या होता है, दिन और रात छोटे बड़े होते हैं। कहीं पे दिन छोटी होती है, कभी बड़ा होता है। पोल पे जो है कभी कहीं कुछ जगहों पे हम लोगों ने पढ़ा है कि 6 महीने की दिन होती है, 6 महीने की रात होती है। तो अब वहां पे तो उत्तरायण दक्षिणायन कॉन्सेप्ट तो नहीं आ पाएगा। तो ये सब कॉन्सेप्ट हमारे भारत के भौगोलिक स्थिति को ध्यान में रखकर ऋषियों ने गणना की। ज्योतिष की जो गणना हमारे भारतीय भौगोलिक स्थिति को ध्यान में रख के की गई है। तो इससे जो है कंफ्यूज नहीं करना चाहिए लोगों को कि भाई 22 दिसंबर को सूर्य आता है मकर राशि में, तो जो है 14 को मनाते हैं। तो ये चीज नहीं है। अब जिनके यहाँ सूर्य डूबता ही नहीं है 6 महीना, वहां पे आप क्या करेंगे। तो इस प्रकार से चीजों को वो नहीं करना चाहिए। और किसी की जो इतनी पुरानी हमारी सभ्यता संस्कृति है उसके व्रत पर और त्योहारों पर इस प्रकार का क्वेश्चन मार्क नहीं लगाना चाहिए। मित्रों, 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर लंबवत चमकता है। सूर्य की किरणें मकर रेखा पर सीधी पड़ती हैं 22 दिसंबर को। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, विंटर सॉलिस्टिस कहते हैं, विंटर सॉलिस्टिस कहते हैं। ठीक है, और इस समय दक्षिणी गोलार्ध में दिन की अवधि लंबी और रातें छोटी होने लगती हैं। अर्थात भारत में धीरे धीरे रातें छोटी और दिन बड़े होने लगते हैं। मतलब कि दिन यहाँ से बड़ा होने लगता है। जैसे 25 तारीख को जब क्रिसमस मनाया जाता है तो लोग कहते हैं ना उसको बड़ा दिन कहते हैं। तो बड़ा दिन और कहीं से नहीं ये कॉन्सेप्ट आया है। उसी समय से जो है आप पंचांग उठाएंगे, पत्रा उठाएंगे, तो आप उस हर पंचांग पत्रे में सूर्योदय और सूर्यास्त का समय लिखा रहता है।
तो आप उसको देखेंगे धीरे धीरे जो है दिन की अवधि बढ़ने लगती है। सूर्योदय की तो बहुत कम है, लेकिन सूर्यास्त में थोड़ा अंतर आता है, मतलब दिन थोड़ा बड़ा होने लगता है। तो ये कॉन्सेप्ट वहीं से आया है। तो ये जो बड़े दिन का कॉन्सेप्ट है कि वो हमारे भारतीय ऋषि मुनियों की वजह से आया है, कि वहां से जो है, क्योंकि वो सूर्योदय और सूर्यास्त का कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ का है ना, तो वो कॉन्सेप्ट से वो लोग गणना करते थे ग्रहों की और तिथियों की। तो वो कॉन्सेप्ट से ही उन्होंने कहा कि यहाँ से दिन अब बड़ा हो रहा है। तो मकर राशि में प्रवेश और मकर संक्रांति वो चीजें अलग हैं, और ये जो गणना वाली चीजें अलग हैं। इन दोनों को घालमेल नहीं करना चाहिए, और आजकल के लोग क्या कर रहे हैं, उसको घालमेल कर दे रहे हैं। तो जो ऋषियों का ज्ञान था उस स्तर तक तो ज्ञान है नहीं उनका, तो अपनी अल्प बुद्धि से वो क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा नाम कमाने के लिए, यूट्यूब पे फेमस होने के लिए, किताब ऐसे करके वो चीजों को घालमेल करते थे। तो घालमेल नहीं करना है। हमारा जो मकर संक्रांति है उसको भैया रख दो, और उसको विंटर सॉलिस्टिस से आप मतलब वो ना करो। ठीक मित्रों, इसी को आजकल कई ज्ञानी या अज्ञानी लोग मकर संक्रांति समझे, मतलब इसी को लोग मकर संक्रांति के नाम से उसको प्रचारित करने का प्रयास कर रहे हैं। उसको ये प्रयास कर रहे हैं कि हम 22 दिसंबर को ही मकर संक्रांति मनाएं। अब देखिए उनकी चालें शुरू हो गई हैं। तो धीरे धीरे किसी रूप में, छद्म वेश में, ज्ञान क्वेस्ट या विज्ञान के नाम पे यूट्यूब पे चैनल पे आ रहे हैं। तो अब धीरे धीरे तो ये जो माघ के महीने को भूल जा रहे हैं, और भारत की जो पोजीशन है पृथ्वी पे उसको भूल जा रहे हैं, और जो भारत के जो ऋषि लोग हैं या जो हम लोग यहाँ पे पंचांग बनाते हैं उस पे उसका क्या बेसिस है उसको भूल जा रहे हैं, और सीधे जो है विंटर सॉलिस्टिस को ये कह रहे हैं कि भैया ये मकर संक्रांति। जबकि मकर संक्रांति भारत में एक पर्व त्योहार है, केवल भौगोलिक घटना नहीं है। मतलब मकर संक्रांति एक भौगोलिक घटना नहीं है, एक बहुत बड़ा पर्व त्योहार है, और पूरे भारत में किसी न किसी रूप में मकर संक्रांति को मनाया जाता है। तो शीत संक्रांति को मकर संक्रांति समझने की भूल नहीं करनी चाहिए। विंटर सॉलिस्टिस को शीत संक्रांति को मकर संक्रांति समझने की भूल नहीं करनी चाहिए। और जो लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि वो शीत संक्रांति विंटर सॉलिस्टिस को ही मकर संक्रांति मनवाएं, अब वो प्रयास कर रहे हैं। धीरे धीरे वो जो कुछ यहाँ के लोग होंगे, नहीं वो लोग क्या कहेंगे, तर्क देंगे, नहीं नहीं देखो 22 दिसंबर को ही मकर में प्रवेश कर जा रहा है, तो उनके पत्र से न कर रहा है प्रवेश, हमारे पत्र से प्रवेश नहीं कर रहा है, तो हम क्यों मनाएं। तो जब हमारे पत्र से प्रवेश करेगा, और उसमें कंडीशन भी है, क्या है कि माघ के महीने में मकर संक्रांति जब आएगी तब हम वो त्योहार मनाएंगे ना। तो अब विंटर सॉलिस्टिस, शीत संक्रांति को और मकर संक्रांति को हम आपस में घालमेल ना करें, ना मिलाएं। मित्रों, ये भूल जो क्या करें, कई यूट्यूब वाले वैज्ञानिक कर रहे हैं। यूट्यूब वाले वैज्ञानिक ये भूल कर रहे हैं, वो अपने को वैज्ञानिक समझ रहे हैं तो भूल कर रहे हैं। वो जानबूझकर मकर संक्रांति को शीत संक्रांति से जोड़ रहे हैं। उनका मानना है कि वास्तविक मकर संक्रांति 22 दिसंबर को होती है, अतः भारत के लोग गलत दिन पर इस पर्व को मना रहे हैं। ठीक है, तो ये प्रयास कर रहे हैं, वो हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता पर प्रहार कर रहे हैं। ठीक है, हमारे पर्वों को झूठा दिखलाने की कोशिश कर रहे हैं। कहा गया है अल्प ज्ञानी कभी कभी विद्वानों को भी उलझन में डाल देता है। जो अल्प ज्ञान, आजकल ऐसे ज्ञान हो गए, हम लोग भी सोचने में मजबूर जाते हैं कि भाई कहाँ से कॉन्सेप्ट निकाल लें, क्या निकाल लें। हर चीज जो क्लियर है, ऋषियों ने क्लियर करके रखी हुई है, अब वो नए ज्ञान का नए कर रहे हैं। वो जैसे कहते हैं कुतर्क करना कर रहे हैं, तो वो लोग कुतर्क कर रहे हैं। तो इसमें कई लोग फंस जाते हैं, जो मतलब जो अपने सनातन संस्कृति की डोर उनकी कमजोर है, वो लोग फंस जाते हैं। वो भी तर्क करने लगते हैं कि नहीं नहीं जो है 22 को ही है मकर संक्रांति, 22 को मकर संक्रांति है। भारत के ऋषियों ने ज्योतिष शास्त्र की गणना में पंचांग को अत्यधिक महत्व दिया गया। जो हमारी जो गणना होती है त्योहारों की, पर्वों की, जो चाहे महीनों की, तिथियों की, वो हमारे पंचांग के ऊपर आधारित होती है। पंचांग में सूर्य चंद्र की स्थिति, ग्रहों की स्थिति, सूर्य चंद्र की डिग्री, अंशों के आधार पर तिथियों की गणना और उसके अनुरूप भारतीय महीनों की गणना की जाती है। तुलसीदास जी ने ज्योतिष की भी शिक्षा ग्रहण की थी। मतलब तुलसीदास जी बहुत बड़े ज्योतिषी थे, तो ग्रहण की थी उन्होंने। इसी कारण उन्होंने लिखा है माघ मकर गत रवि जब होई, उन्होंने साफ लिख दिया। अर्थात माघ के महीने में मकर संक्रांति की कंडीशन लगा दी उन्होंने। वो जानते थे कि आगे का कलयुगी वाले, बुद्धि वाले बड़े बदमाश होंगे, तो अपनी बुद्धि इधर उधर करेंगे, तो उन्होंने कंडीशन लगा दी कि माघ के महीने की मकर संक्रांति में ही उत्तरायण जब होगा तब वो हम लोग ये मकर संक्रांति का पर्व मनाएंगे। अर्थात माघ के महीने में मकर संक्रांति की कंडीशन लगा दी। माघ के महीने में जब सूर्य मकर राशि में होता है उस समय प्रयाग में स्नान का महत्व है। ये कंडीशन हो गई कि माघ का महीना हो गया और मकर राशि का सूर्य हो गया, तब प्रयाग में गंगा का स्नान, त्रिवेणी का स्नान का महत्व बहुत दिया गया है। मित्रों, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं।
सूर्य अपनी जगह पर स्थिर है, वो राशि परिवर्तन नहीं करता है, मतलब सूर्य स्थिर है, वो जगह नहीं बदलता। लेकिन पृथ्वी के घूमने से ऐसा लगता है कि वो अपनी सूर्य भी घूम रहा है। पृथ्वी के सूर्य के चारों तरफ घूमना, परिक्रमण करने से पृथ्वी से ऐसा लगता है कि सूर्य भी जो है मकर राशि में जा रहा है, ठीक है, लेकिन वो फिक्स है, लेकिन पृथ्वी से ऐसा लगता है कि मकर राशि में जा रहा है। यहीं पर दोस्तों मित्रों क्रक्स है, जो क्रक्स है ये विंटर सॉलिस्टिस और ये मकर संक्रांति का क्रक्स यहीं पर है। ये क्रक्स क्या है? सायन और निर्यण का। ये दो पद्धतियां होती हैं, सायन और निर्यण। तो जो पश्चिम के लोग हैं वो सायन पद्धति को मानते हैं और जो हम भारत के लोग हैं वो निर्यण पद्धति को मानते हैं। सायन का अर्थ है स प्लस अयन, अर्थात अयन सहित या चलामान भव चक्र। वो लोग जो है जोडिक को जो है जो भव चक्र है, राशि चक्र है, उसको वो लोग चलायमान मानते हैं, वो उसको स्थिर नहीं मानते हैं, क्योंकि वो भी अपनी धुरी पे गति करता है और उस पे एक लंबा टॉपिक हो जाएगा, उसे जो है इक्विनेक्स कहते हैं, ठीक है, वो धुरी पे चलायमान होता है। तो ये जो है, और हमारे यहाँ जो है इसको कहते हैं ट्रॉपिकल जोडियक या मोविल जोडियक कहते हैं, ट्रॉपिकल नाम दिया गया है इसको ज्योतिष की लैंग्वेज में। और हमारे यहाँ जो है भारत में वो निर्यण पद्धति से जो है गणना की जाती है ग्रहों की। तो नी प्लस अयन मतलब अयन के रहित, मतलब हमारा जो राशि चक्र है वो स्थिर है, ठीक है, तो वो उसकी जगह फिक्स है, वो कभी भी गति नहीं करता है। इसीलिए जो है सायन और निर्यण में करीब करीब 24 डिग्री का अंतर आता है। और यही क्रक्स है 22 दिसंबर के मकर राशि में प्रवेश करने का और 14-15 जनवरी में के राशि में प्रवेश करने का सूर्य के। मित्रों, वास्तव में भारतीय मकर संक्रांति निर्यण या भारतीय पंचांग के अनुसार 14-15 जनवरी के आसपास पड़ती है, क्योंकि यह सायन से 23-24 डिग्री के अंतराल से है। सायन में सूर्य का मकर राशि का प्रवेश 21-22 दिसंबर को होता है। इसी कारण YouTube के नए ज्ञानी लोग जो भारतीय पंचांग पद्धति को नहीं जानते हैं वो मकर संक्रांति पे सवाल उठाते हैं। सवाल मकर संक्रांति का नहीं है, सवाल माघ महीने का है। यदि वे माघ महीने को जानते तो मकर संक्रांति पर प्रश्न नहीं खड़े करते कि मकर संक्रांति तो 21-22 दिसंबर को ही हो गई है और हम 14-15 जनवरी को मकर संक्रांति मनाते हैं। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता क्या है? चंद्रमा तो पृथ्वी से प्रत्यक्ष दिखता है, यही वो पूर्णिमा के समय पूर्ण दिखता है और नंगी आंखों से दिखता है, तो हमारे पंचांग सही हैं, क्योंकि पूर्णिमा पंचांग के अनुसार ही घटित होता है। इस कारण मकर संक्रांति भी सही है, क्योंकि पूर्णिमा का सूर्य चंद्र की परस्पर दूरियों पर निर्भर करता है, जिसे अंश कहते हैं। पूर्णिमा के दिन सूर्य और चंद्र की दूरी 180 डिग्री 180 अंश पर रहता है। हमारे ऋषियों ने पृथ्वी के सापेक्ष ज्योतिष की गणना की है, न कि वास्तविक नक्षत्रों की दूरियों के सापेक्ष। तो क्रक्स यहाँ पे है कि हमारे ऋषियों ने पृथ्वी के सापेक्ष ज्योतिष की गणना की है और वास्तविक नक्षत्रों की दूरियों के सापेक्ष नहीं की है, इसीलिए ये अंतर आता है। पृथ्वी से सूर्य मकर राशि में 14-15 जनवरी को मकर राशि में प्रवेश करेगा, जिसका असर मतलब पृथ्वी से जो है जब दिखाई देगा तो पृथ्वी से सूर्य मकर राशि पे वो 14-15 जनवरी के आसपास ही प्रवेश करेगा। तो इसको हम जो है शीत संक्रमण या विंटर सॉलिस्टिस से हमको इसको कंफ्यूज नहीं करना चाहिए, और जिसका असर हमारे ऊपर है। तो मतलब जब वो प्रवेश करेगा तो हम लोग उस त्योहार को या उत्तरायण कहते हैं उसको, ठीक है। 22 दिसंबर को जो मकर में प्रवेश करेगा उसका व्यवहारिक प्रयोग पृथ्वी के वासियों के लिए नहीं है। मतलब सीधी सी बात, मोटा मोटी बात, स्पष्ट बात कि जो 22 दिसंबर को जो प्रवेश करेगा सूरज मकर राशि पे, वो पृथ्वी के वासियों खासकर भारत के लोगों के लिए नहीं है, क्योंकि जो भारत की भौगोलिक स्थिति है उसके अनुसार वो चीज नहीं है। अतः हम लोगों को बिना किसी भ्रम के 14-15 जनवरी को मकर संक्रांति का भारतीय उत्सव मनाना चाहिए। अतः हम लोगों को बिना किसी भ्रम के 14-15 जनवरी को मकर संक्रांति का भारतीय उत्सव मनाना चाहिए, क्योंकि सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में 8 मिनट का समय लगता है। ठीक उसी प्रकार पृथ्वी से मकर संक्रांति का दिखाई देने का समय 14-15 जनवरी है, न कि 21-22 दिसंबर। मतलब एक हल्का मजाक है, इन लाइटर नोट्स आप ये समझिए कि
दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि मकर संक्रांति 21 और 22 दिसंबर को सूर्य से चलती है और पृथ्वी तक आते आते उसे 23-24 दिन का समय लगता है। ठीक है, यह समय ही अयन कहलाता है। यानी भारतीय ऋषियों ने अपनी दिव्य दृष्टि से सूर्य के राशि परिवर्तन को पृथ्वी के अनुकूल बनाने के लिए निर्यन पंचांग का प्रयोग किया। अब देखिए यहाँ पे क्रक्स क्या है कि भारतीय ऋषियों ने अपनी दिव्य दृष्टि से सूर्य के राशि परिवर्तन को पृथ्वी के अनुकूल बनाने के लिए, खासकर भारत के अनुकूल बनाने के लिए निर्यन पंचांग का प्रयोग किया। मित्रों, अब आप लोग बिल्कुल निश्चिंत होकर 14-15 जनवरी में आप मकर संक्रांति मनाइए। और कभी भी कहीं पर आपको कहीं यूट्यूब पे या किसी किताब में या कहीं पे आपको ये दिखता हो कि नहीं हम लोग गलत मना रहे हैं, पर्व गलत मना रहे हैं, 21-22 दिसंबर को ही है मकर संक्रांति, एक्चुअल तो तभी है ये, तो उस पे अब आपको एक नई दृष्टि मिल गई है। आप उस दृष्टि पे आप इस जो मैंने बताया उससे आप उनसे तर्क कर सकते हैं और आपकी जो तर्क क्षमता है वो बिल्ड होगी कि भाई सनातन संस्कृति की रक्षा के लिए भाई हमारे लोग पीछे पड़े हुए हैं। जो हमारे पर्व हैं, त्योहार हैं, उनको झूठा सिद्ध करना, उनको अवैज्ञानिक सिद्ध करना, हमारी ज्ञान क्षमता पे प्रश्न चिन्ह लगाना, हमारी जो पुरातन धाती है उस पर प्रश्न चिन्ह लगाना, तो इस प्रकार से जो है आपके पास कोई दृष्टि आ गई तो मैं समझूंगा कि मेरा ये वीडियो सफल रहा। अब मित्रों, चर्चा को आगे बढ़ाते हुए थोड़ा सा हम माघ महीने में जो कुछ पुण्य कार्य होते हैं इसकी महत्ता क्या है, थोड़ा हमारे पुराणों में कुछ चीजें वर्णित हैं, जो कुछ ऋषियों के वाक्य हैं, उसको मैं यहाँ पे बताने का प्रयास। मित्रों, राजा दिलीप ने वशिष्ठ जी से माघ स्नान का फल सुनने की इच्छा की। माघ के महीने में प्रातः स्नान का बहुत ज्यादा महत्व है। तो जो राजा दिलीप हुए तो उन्होंने वशिष्ठ जी से पूछा कि माघ के महीने में स्नान का क्या महत्व है। तो महर्षि वशिष्ठ जी ने क्या कहा, देखिए क्या कहा उन्होंने। जो लोग होम यज्ञ तथा इष्ट पूर्ति कर्मों के बिना ही उत्तम गति प्राप्त करना चाहते हैं तो माघ मास में प्रातः स्नान करें। मतलब इसकी इतनी महत्ता है जितनी कि होम की यज्ञ थी या फिर जो आप अपनी कामनाओं के लिए कोई काम करते हैं, उन सब कर्मों का फल जो है आपको केवल माघ महीने में स्नान करने से मिल जाता है। भगवान विष्णु का स्तोत्र पाठ करें, नाना प्रकार का दान करें। अब स्नान करें, उसके बाद भगवान विष्णु का पाठ करिए, आप विष्णु सहस्रनाम पढ़िए या भगवान का कोई भी नाम लीजिए, ठीक है, उनके मंत्रों का जाप करिए और नाना प्रकार का दान करिए। तो माघ के महीने में दान की भी बहुत महत्ता है। और सकाम भाव से माघ स्नान करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। अगर आप किसी कामना से जो है स्नान करना चाह रहे हैं माघ में तो आपकी कामना पूर्ति होगी। और अगर आप निष्काम भाव से, मतलब बिना किसी कामना से आप अगर स्नान करते हैं तो जो है आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी या आपको भगवत पद की प्राप्ति होगी। भगवान विष्णु का मृगशिंग ऋषि की तपस्या से प्रसन्न होकर, भगवान विष्णु जो है एक मृगशिंग ऋषि थे, उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर उनको माघ महीने में सूर्य के मकर राशि में होने पे स्नान करने पर दान देने से जो उन्होंने एक स्रोत बनाया था मृगशिंग ऋषि ने विष्णु भगवान के लिए को प्रसन्न करने के लिए, उसका जो पाठ करता है तो उसको विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। ये चीज का भी पुराणों में वर्णन किया गया है। तो मृगशिंग ऋषि और भगवान विष्णु जो है उनको आशीर्वाद दिए थे, तो उसमें भी माघ महीने में स्नान की महत्ता को बताया गया है। वशिष्ठ ऋषि ने माघ स्नान के लिए मुख्य तीर्थों का वर्णन किया है। मतलब जैसे आपके शहर में या आपके प्रदेश में कोई तीर्थ हो तो वहां पे माघ स्नान करने का फल बहुत अच्छा होता है, बहुत उसका महात्मा है। तो सर्वप्रथम तीर्थराज प्रयाग है, ठीक है, जिसमें त्रिवेणी संगम है। इसके अलावा प्रयाग तीर्थ जो होता है वो धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थों को देने वाला, तो इसीलिए प्रयाग तीर्थ की बहुत महत्ता है। त्रिवेणी में संगम का माघ के महीने में बहुत से लोग यहाँ पे कल्पवास भी करते हैं, पूरा माघ का महीना रहते हैं और वहां पे सुबह शाम नहाते हैं, भगवान का भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, दान देते हैं और अपने कर्मों को शुभ करते हैं। इसके अलावा जो है और जैसे जो तीर्थ है प्रमुख, उसमें से हरिद्वार है, उज्जैन है, नैमिषारण्य है, सरयू है, यमुना है, द्वारका है, गंगा सागर है, यमकम तीर्थ है और कई तीर्थ हैं। मतलब जो आपके क्षेत्र के जो तीर्थ हैं सब है इसमें लिखा हुआ है। तीर्थ क्षेत्रों में माघ महीने में स्नान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। ऐसा लिखा है कि जो तीर्थ होते हैं, तीर्थ क्षेत्र होते हैं, तो वहां पे अगर माघ के महीने पर स्नान करते हैं तो आपको पुण्य की प्राप्ति होती है। अगर आप सकाम भाव से नहाते हैं तो आपकी कामनाएं पूर्ति होती है, ऐसा पुराणों में लिखा हुआ है।
और माघ के महीने में दान का भी बहुत महत्व है, खास करके माघ महीने में घी, देसी घी खास करके, और कंबल, खिचड़ी के दान का विशेष महत्व है। दान आप हर चीज का कर सकते हैं, लेकिन कंबल, खिचड़ी और घी के दान का बहुत ही ज्यादा महत्व दिया गया है। और मित्रों, और अंत में मित्रों, अब वार्ता को जो है अब मैं यहीं पे विराम देना चाहता हूँ। तो अंत में मैं आप सभी को मकर संक्रांति की शुभकामनाएं देता हूँ। 14-15 फरवरी को जो भी आप मकर संक्रांति मना रहे हैं अपने क्षेत्र के अनुकूल, तो उसकी आपको बहुत बहुत बधाई हैं। और अंत में मैं ये कहना चाहता हूँ कि माघ मास में शीतल जल के भीतर डुबकी लगाने वाले मनुष्य पाप मुक्त हो स्वर्ग लोक को में जाते हैं। ये भी एक पुराण की उक्ति है, तो आपके लिए हमने ये बता दिया है। और इसी के साथ मित्रों, धन्यवाद और जय श्री